अभी once again. Okay, good morning students. So today is your SST class history revision class chapter first part 4 था, जिसके आगे का चल रहा है आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। जो आज का हेडिंग हमको पॉइंट पढ़ना है, आउटब्रेक ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन मीन्स फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ। फ्रांसीसी क्रांति बोलते हैं हिंदी में हम। तो इसके पहले का पार्ट्स आपको वीडियो में भी बताया गया है, क्लास में भी एक्सप्लेन किया गया है। जो भी अगर समझ में नहीं आया उसको आप अच्छे से समझिए, और जिससे कहीं भी कंफ्यूजन आपके अंदर नहीं रहना चाहिए। और फिर उसी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बने आप उसको करिए, और कोई भी क्वेश्चन दिया जाए फिर ये ना हो मेरी समझ में भी ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है। नोट्स सबने बनाया, चेक करा लिया, लेकिन नोट्स ना तो उस तरह से नोट्स है वो, ना ही क्वेश्चन आंसर सही से आपके जान छिड़क के लिखते हैं सर। आप ऐसा करें तो दिल टूट जाता है। लुईस 16 दिल नहीं टूटना चाहिए। अगर जान छिड़क के लिख रहे हो तो सही होगा। मेरे कहने का मतलब है मोस्टली लोग जो फॉर्मेलिटी ऐसे ऐसे कर देते हैं उससे तभी, और वैसे ही लिखते हैं, वैसे एग्जाम में लिखेंगे तो एग्जाम में आप देख ही रहे हो कैसे लिख रहे हो और कैसे नंबर मिल रहा है। इस वजह से सही से आदत बनाइए। हेलो अंकेश, और ये लुईस 16 आगे देखिए, जो फर्स्ट पैराग्राफ में हमने फर्स्ट दिन पढ़ाया था वहीं से एक तरह से समझ लीजिए स्टार्टिंग पुनः। हैड टू इंक्रीज टैक्सेस फॉर रीजन यू हैव लर्न्ड इन द प्रीवियस सेक्शन। कहा गया ना प्रीवियस सेक्शन, मतलब जो हमने फर्स्ट डे आपको फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया था। इंक्रीज टैक्स मेन रीजन यही शुरू हुआ। हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गन अबाउट डूइंग दिस। हाउ डू यू थिंक मतलब आप ये कैसे अपने सोच सकते हो, अपने अंदर कल्पना कीजिए कैसे वो किया होगा एक तरह से इस चीज को। इन फ्रांस द ओल्ड रेजिम द मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन। ये उसी दिन मैंने बता दिया था कि फ्रांस में जो मोनार्की सिस्टम है, राजतंत्र है, राजशाही तंत्र है, या उसी को ओल्ड रेजिम हम जो कहते हैं, उस पे अपने उनको पूरा पावर नहीं था कि किसी इस तरह के बिल को पास कर देना। ठीक, alone rather he had to call a meeting of the state general which would then pass his proposal for new tax। इसके लिए उसको स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती और जिसमें वोटिंग होती, और वोटिंग में अगर मेजॉरिटी तो वो बिल पास कर सकते थे, और वही उसने किया। द स्टेट जनरल वाज अ पॉलिटिकल बॉडी व्हिच द 3 स्टेट्स सेंट दियर रिप्रेजेंटेटिव। स्टेट जनरल क्या होती है? एक पॉलिटिकल बॉडी होती है, एक राजनीतिक संस्था है जिसमें तीनों स्टेट्स के लोग अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते, प्रतिनिधि। हाउएवर द मोनार्क अलोन कुड डिसाइड व्हेन टू कॉल अ मीटिंग ऑफ दिस बॉडी। फिलहाल मोनार्क को ये पावर था कि वो कब अपने आप डिसाइड करे कब उसको मीटिंग बुलानी है। The last time it was done was in 1614। सोचिए 1774, 1789, और कब बुलाई गई थी इस तरह की मीटिंग? जरूरत कब पड़ी थी? लगभग जान लीजिए कि धीरे धीरे 1.25 से अधिक वर्ष, 100 मतलब। हाँ सर, जब इकोनॉमिक कंडीशन 1774 जब लुईस 69 तब भी हुई थी सर मीटिंग 1614, 100 इयर्स हो गए थे। 1614 में इसके पहले ऐसी सिचुएशन आई थी जब स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ी सर तो भी गरीबी आ गई थी। क्या कंडीशन था इतना हमें डिटेल फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में नहीं पता। अब वो आप जब पढ़ेंगे निकाल करके, अगर रुचि है, इंटरेस्ट है, तो आप बुक लीजिए,
लाइब्रेरी से या और कहीं से, हिस्ट्री तो पूरी है सबकी। 406 वर्ष पहले इशू होती है मगर इस समय कोई उस तरह है नहीं। 406 वर्ष पहले। आगे देखिए, तभी तो उन्हें ट्रेजरी खाली मिला था सर, जब गरीब थे तभी तो ट्रेजरी खाली मिला था। गरीब का नहीं सिचुएशन, गरीब को जस्ट थोड़ा खाली हुआ था, मतलब 13 बार। अभी यही चीज है, देखिए बातें आ रही हैं, इसलिए मैंने बोला कंसंट्रेट रहिए। और कह रहे हो वीडियो सर यहाँ पढ़ाया जा रहा है, अगर यहाँ अच्छे से पढ़ाया जा रहा है ठीक है, आप तो ले रहे, लेकिन अगर ये आप क्वेश्चन पूछ रहे, इसका मतलब पॉइंट बीच में समझ में आया ट्रेजरी क्यों खाली हुई, जबकि हमने क्वेश्चन बना बना के कल परसों पूछा था। 13 कॉलोनीज अंडर ब्रिटिश जो थी यूएसए में, बिकॉज देयर वर उस दैट टाइम ब्रिटेन एंड फ्रांस वर द क्या थे, एक दूसरे के एनिमी थे। वो नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश जो है कहीं अब कब्जा करे। अमेरिका की मदद किया उसमें, काफी पैसा उसने, और यहाँ तक कि कर्ज ले करके सर वो कर्ज का भी पैसा जुड़ा। 1 बिलियन मतलब लीवर जो था। और बाद में जब स्थिति खजाना खाली हो गया तो जो कर्जदार जो लोग दिए थे मनी लेंडर, उन लोगों ने उस पर 10% और लगा दिया, तो इससे और उसकी स्थिति खराब हो गई। दूसरा था मेंटेनेंस ऑफ वर्सलिज पैलेस, यूनिवर्सिटीज, स्कूल जो भी हैं और मिलिट्री, इन सबको करने में पैसा लगता था, और इनकम जब नहीं रहेगी। और दूसरे रिवोल्यूशन का कारण बनता गया टैक्सेस इंक्रीज का प्रपोजल जो आया, उधर र्यूमर फैला कि वो हमारे लोगों को मारने के लिए अदर देश से, बीच में वो चूंकि चुपचाप अंदर से संधि कर रहा था पोलैंड और इन सबसे ना, लुइस 16, और फिर उधर क्रॉप भी एडवर्स हो गई, बैड हो गई, डॉट और इसके हेल के वजह से फसल नहीं पैदा हुई, आसमान छूने लगे रेट, तो सबसिस्टेंस क्राइसिस की स्थिति हो गई। जीविका बेग बढ़े नहीं, मजदूरी लोगों के, तो इस तरह से पीजेंट वर्कर सब लोगों के जो थर्ड स्टेट, और उधर एक इमरजेंस ऑफ न्यू मिडिल क्लास कल पढ़ाया था मैंने। तो ये दिमाग जैसे मैंने तो उसके बाद बुक नहीं छुआ, यही आके पढ़ाता हूँ, यही तुमको बताता हूँ, याद है ना। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो खजाना खाली जो है हुआ कैसे, तो ये बातें हैं, इसको आप पढ़िए, इसीलिए बताई जा रही हैं। सर जो रिवॉल्ट तो 1789 में हुआ था 14 जुलाई को, और 1614 से लेके जो वो फिर वो किंग बना 1774 में, तो उसके बीच की जितनी भी चीजें हुई होंगी उसमें ये कॉलोनीज को तो शांत रहो, क्वेश्चन मतलब नहीं समझ रहे तुम लोग। लो पॉइंट बात नहीं, मैंने जो यहाँ पे बात आ रही है, लिसन, देखिए वीडियो भी बन रहा है वहां पर। हेलो, बात ये आ रही है कि ऐसी सिचुएशन 1614 में हुई थी। अब उस समय क्या सिचुएशन बनी थी कि जब स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ी थी। अब जरूरी थोड़ा है कि स्टेट जनरल की मीटिंग केवल टैक्सेस बढ़ाने के लिए बुलानी पड़ी रही हो, कुछ और रीजन रहा होगा। और इस समय जो स्थिति हुई, चूंकि टैक्स मोनार्क को अकेले पावर नहीं था कि वो टैक्स को इंक्रीज कर लेता वहां पे, इसलिए वो बुलाया गया। ठीक, आगे देखिए, सुन लिया, सारा कंक्लूजन समझ में आ गया, बस बात को समझिए कहाँ क्या चीज है क्या, और इसमें जितने क्वेश्चन बन रहे हैं उनको आप कीजिए। पढ़ते ही नहीं हो, घर पे पढ़िए, समझिए। देखिए जब आप पढ़ेंगे ना अपने आप इंटरेस्ट जगेगा। हाँ तो इंटरेस्ट है, ठीक है, तुम्हारी बात समझ गया, तुम क्या कहना चाह रही हो। ये बात यहाँ पे आई 16 में जो चीजें हुई, तो 16 में ऐसी स्थिति थी। आगे देखिए, बाद में बात करेंगे, इसमें नहीं। सर ऐसी दयनीय स्थिति क्यों थी, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। अब मुझको वीडियो रोकना पड़ेगा क्योंकि वीडियो और भी लोग। दयनीय स्थिति क्यों थी, क्या रीजन, क्या बताया गया अभी आपको, क्या ये कारण बना कि नहीं बना। इकोनॉमिक कंडीशन वर्ष हो गई, उसके कारण है तो अभी समझाया पुनः नहीं। हेलो, अभी हाँ क्या बोल रहे, लुइस आने के बाद क्या मतलब सर ये सब तो लुइस आने के बाद हुआ था ना, ट्रेजरी जब से खाली में कब टैक्सेस से बढ़ाया जा रहा था। लुइस आया उस समय, लुइस असेंड द थ्रोन, देन दैट टाइम इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं थी, ट्रेजरी खाली थी।
और ट्रेजरी खाली हुई तो क्या तुरंत थोड़ा वार हो गया? उसके पहले जो प्रोसेस चल रहे थे। अरे भाई सीधी सी बात, लिसन टू मी, सीधी सी बात सुन लीजिए। इस समय मान लीजिए देश का जो भी गवर्नेंस कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर है या आपके स्टेट में अब सपोर्ट दैट ऐसी स्थिति आ जाए यहाँ पर स्टेट में कि सारा अब जैसे कोरोना काल, सीधा एग्जाम्पल लीजिए, कहीं दूर मत जाइए, सारे इंडस्ट्रीज सारे वर्क सब ठप हो गए, खर्चा तो उतने था ना और बढ़ गया, बहुत मारेंगे। सरकार ने क्या किया? जो राशन था वो भी बांट दिया। अगर स्टोर नहीं होता तो आज राशन दिक्कत आ जाती, कहाँ से देती? और सपोर्ट दैट इसी बीच में फसल अच्छी नहीं होती तो अगला राशन कहाँ से स्टोर होता? जो खरीद रही है लेवी पे, फिर वही तो देगी अपने लोगों को 2-3 रुपए किलो। फसल भी अच्छी, ऐसी स्थिति मान लीजिए फसल भी खराब हो गई, दूसरी इंडस्ट्रीज बंद हैं, सब कुछ लोगों के जॉब बंद हैं, और उसके बाद सरकार उनकी मदद भी कर रही है, तो कहाँ से करती? एक समय क्या उसके पास लगातार इतना पैसा रखा गया स्टोर में कि वो देती रहेगी? वो अलादीन का चिराग हो गया है? नहीं ना। कमाई होगी, टैक्स कौन देगा? हम ही लोग। जब हम लोग कमाएंगे तो टैक्स कहाँ से देंगे? और एक सीमा ऐसी आ जाएगी तो पीजेंट पे ही तो टैक्स देते थे, थर्ड स्टेट ही तो टैक्स देता था, तो जब उसकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो गई तो टैक्स कहाँ देगा? सेम ऐसी स्थिति आई थी रिवोल्ट 18, हमने क्लास 8th में आपको पढ़ाया था नेशनलिज्म इन इंडिया, और क्लास 10th में पढ़ोगे सेम। हमारे हर देश में ऐसा हुआ है, कोई रिवॉल्यूशन अगर आया है, चाहे रसिया हो, चाहे आपने सेकंड में रसिया पढ़ा, थर्ड में जर्मनी पढ़ा, सारी स्थिति तो वही पढ़े नहीं पढ़े, वही क्राइसिस। तो इंडिया में भी किसान क्या हुआ? पीजेंट जब टैक्स पे टैक्स इंक्रीज करते गए ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड, उन्होंने देना मना कर दिया, रिवोल्ट हुआ, मुंडा रिवोल्ट, फला रिवोल्ट, दुनिया का रिवोल्ट हुआ नहीं हुआ? पढ़े? तो कारण ये बने खाना खाली होने के, समझ रहे? आगे मेन कारण था रिवोल्ट के कारण, बस इतना ध्यान देना। रिवोल्ट के कारण नहीं, उसके वजह से रिवोल्ट हुआ। ये रिवोल्ट का कारण बना, विद्रोह का कारण बना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का कारण बना। लोग ऊब गए कि अब नहीं, मोनार्की अब नहीं चाहिए, सबको बराबर राइट चाहिए, इक्वलिटी फ्रीडम। कल बताया था भाई, यही तो है, जाके पुनः वीडियो वॉच करिएगा अच्छे से। आगे देखिए, लिसन द फर्स्ट एंड सेकेंड, आगे देखिए, ऑन 5 मई 1789। अब ऐसा नहीं 74 में बैठा, 74 में ही तुरंत शुरू हो गया, प्रोसेस चले, 2-4 साल लगे। जब स्थिति नहीं सुधरी और खराब होती गई, तब वो खजाना भरने के लिए, टैक्स बढ़ाने के लिए सोचा। लुइस 16 कॉल टुगेदर एन असेंबली ऑफ द स्टेट जनरल टू पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस। इस तरह से उसने जो है तीनों स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई, टैक्स को बढ़ाने के लिए प्रपोजल, मसौदा रखा। प्रपोजल मतलब एक होता है कार्यक्रम, जो प्रस्ताव, समझे ना? हाँ, हिंदी मसौदा बोलते हैं। Resplendent hall in Versailles was prepared to host the delegate। बर्सली जो राजधानी थी, जो पैलेस कैपिटल एक तरह से कह सकते हो उस समय, वहां के हाल को बढ़िया से डेकोरेट, स्प्लेंडेड मतलब शानदार, हीरो होंडा स्प्लेंडर। तो स्प्लेंडर का मतलब होता है ब्यूटीफुल, उससे भी सुंदर। मीनिंग आप लिखेंगे, मीनिंग और लिखना चाहिए आपको। आगे देखिए, यही सब मैंने बोला ना, फालतू बातें नहीं, दिमाग और कहीं रहेगा, फिर सुनोगे नहीं पॉइंट को, फिर बीच में भूल जाओगे। आगे देखिए, द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच हु वर सीटेड इन रोज फेसिंग ईच अदर इन 2 साइड्स। जैसे ये सीट ऐसे घुमा दी जाए
ये सीट ऐसे घुमा दी जाए तो इधर वाले इधर मुंह करके बैठे, इधर वाले तो एक दूसरे के सामने, तो उनको तो सीट पर बैठे, फर्स्ट स्टेट के लोग और दूसरे स्टेट के लोग तो आमने सामने सीट पर बैठे, और थर्ड स्टेट वालों के लिए सीट ही नहीं तो पीछे। और इसीलिए उन्होंने इस बार पहले से सजग होके आए थे, 600 डबल संख्या के साथ आए थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर एक एक वोट का प्रावधान रखा गया है, एक वोट नोबल्टी और एक वोट क्लर्जी, तो 2 वोट तो मिल गया, प्रपोजल पास हो जाएगा बहुमत। इसीलिए वो आए थे 600, और उन्होंने एक पर्सन एक वोट की मांग की, और नहीं माना गया तो वॉकआउट कर, जैसे विपक्ष लोग करते हैं, उनकी बात नहीं मानी जाती सुनती तो क्या कर देते हैं, वॉकआउट कर देते हैं सब सदन से। आगे देखिए, while the 600 members of the third state had to stand at the back, the third state was represented by its more prosperous and educated member। थर्ड स्टेट ने इस बार अरे गहरे को नहीं भेजा था, एजुकेटेड मेंबर को भेजा था, पढ़े लिखे। यस। peasant, artisans and women were denied entry to the assembly। किसान, कामगार लोग और महिलाओं को डिनाइड कर दिया गया था, असेंबली में घुसने का नहीं था अधिकार, बैन। वीमेन को तो राइट ही नहीं था पहले वहां पे। However, their grievances and demands were listed in some 40,000 letters। जबकि उनके किसके, पीजेंट की मांगों को, आर्टिसंस की मांगों को, वीमेंस की मांगों को 40,000 लेटर में लिख लिख करके वो 600 मेंबर ले गए थे कि उनकी बात उठाएं। जैसे होता नहीं क्या, सदन में सब हम पहुंच जाते नहीं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव, इसीलिए तो व्यवस्था बनाई गई है, एक एक कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई गई है, और उस कॉन्स्टिट्यूंसी से हम एक मेंबर चुन करके भेजते हैं जो हमारा प्रतिनिधित्व करता है, असेंबली या पार्लियामेंट। वो जो बात कहेगा हमारी बात उठाएगा, हम विरोध नहीं करेंगे उस पर। भाई वहां, अरे कौन सी चैप्टर में मैंने पढ़ाया, यही कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर, वर्किंग ऑफ इंडिया। भाई क्या पूरे देश के लोग, समाधान कोई निर्णय लेना है तो क्या पूरे देश के लोग सब एक साथ बैठकर कोई डिसीजन ले सकते हैं? तो बातें भूलिए ना, कहने का मतलब है वो जो बातें आपको बताई गई, एक्सप्लेन की गई, तो माइंड में रहे, क्योंकि वो कहीं कहीं हर जगह उसका एग्जाम्पल आएगा, यूज देना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट है आपका, बॉट विद देम, उनके रिप्रेजेंटेटिव अपने साथ उसको लाए थे। वोटिंग इन द स्टेट जनरल इन द पास्ट हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड वन वोट। क्या था पहले के अकॉर्डिंग जो वोटिंग सिस्टम थी, क्या थी, वन स्टेट वन वोट, तो 3 स्टेट 3 वोट पड़ने थे, और मेजॉरिटी अगर 2 जिधर हो जाते तो मेजॉरिटी हो जाती और बिल पास हो जाता। लेकिन इसी सूझबूझ के साथ थर्ड स्टेट वाले आए थे। दिस टाइम टू लुइस 16 वाज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस, और इस बार भी वो लुइस 16 पहले से ही अपने माइंड में डिटरमाइंड, मतलब निश्चय था, उसको पहले से कंफर्म था कि 2 वोट हमारे पक्ष में होंगे और पहले की तरह बिल पास हो जाएगा। कंटिन्यू टू द सेम प्रैक्टिस मतलब वैसे ही प्रैक्टिस, वैसी प्रक्रिया लगातार जैसे पहले से होती आ रही है। But members of the third state demanded the voting now be conducted by the assembly as a whole। थर्ड स्टेट ने क्या डिमांड किया कि इस बार 1 पर्सन नहीं, जितने मेंबर्स हैं 3 and 6 मीन्स 1200 पर पर्सन पर वोट। यही तो है यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी, 1 पर्सन 1 वोट हमारी डेमोक्रेसी का एक मेन फीचर है कि नहीं है? पढ़ाया गया इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और सब चीज में आपको, सिविक्स। हेलो बेटा, उसको देखने से नहीं समझ में आएगा, बुक में ध्यान दीजिए, बुक में पॉइंट रखिए सही से, बुक बेटा बीच में रखो सही से। एक ही बुक है केवल, लाइन क्यों? हमने कल बोला था ध्यान ही नहीं, बाहर कर देते तुम्हें अभी। मारेंगे ना तो फिर अंतिम हथियार रहेगा, फिर वो फिर दिखोगे नहीं क्लास में, घर बैठ जाओगे या तो
बाहर दिखोगे। आगे देखिए, दिस वाज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, और ये एक मेन रोल लोकतांत्रिक सिद्धांत था, पुट फॉरवर्ड बाय फिलासफर लाइक रॉसो। किसके द्वारा? जो हमारे उस समय दार्शनिक थे, रॉसो इन हिज बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अंडरलाइन कर लीजिएगा। हाँ, ये आपका फिलिंदा वो मल्टीपल चॉइस एक क्वेश्चन या वन वर्ड आंसर। When the king rejected this proposal, मतलब इस मांग को, डिमांड को क्या कर दिया? बैकड्रॉप ठुकरा दिया। मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट वॉक आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट, विरोध में, अपोज में, इसके अपना विरोध प्रदर्शन शो करने के लिए वॉक आउट कर गए। और सीधा कहाँ गए? उस टेनिस कोर्ट, इंडोर टेनिस कोर्ट वहां पे करके कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। आगे देखिए, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थर्ड स्टेट व्यूड देमसेल्फ एज स्पोक्समैन फॉर द होल फ्रेंच नेशन। उन लोगों ने किस तरह सोचा? स्पोक्समैन मतलब वक्ता, ऑफ द होल फ्रेंच नेशन, पूरे फ्रेंच राष्ट्र के लिए। ऑन 20th June they assembled in the hall of an indoor tennis court। 20 जून को वहां के टेनिस, इंडोर समझते हो ना, आउटडोर, जो इंडोर मतलब जो हॉल के कमरे के अंदर खेला जाए, बाउंड्री के अंदर, और बाउंड्री भी नहीं मतलब छत हो, एक तरह से कवर्ड हो। आगे, इन द ग्राउंड ऑफ वर्सलिस दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ अ नेशनल असेंबली। उन लोगों ने खुद को अपनी एक नेशनल असेंबली को घोषित किया। एंड शोर नॉट टू डिस्पर्स टिल दे हैड ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस दैट वुड लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क। और तब तक नहीं डिस्पर्स हुए, तब तक नहीं हटे, जब तक कि उन्होंने एक जनरल कॉन्स्टिट्यूशन को प्रारूप, एक ड्राफ्टिंग नहीं कर लिया जिसमें मोनार्की पावर को कम किया गया। समझे ना? एक आंतरिक संविधान की संरचना एक तरह से उन लोगों ने किया।